गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नई यूनिट है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ रहे हो वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर को हम जेनेटिक्स भी कह देते हैं। अब इनका संबंध क्या है, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बुक से समझा दूंगी। इसमें मैं लाइनिंग कर दूंगी, वही चीज़ आपको नोट्स में लिखनी है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि पहले आप समझिए, आप जानते हो कि आम के बीज से आम का ही पौधा बनता है। ठीक है, गौरैया के अंडे से गौरैया का ही बच्चा निकलता है। ये सब बातें इसमें समझाई गई हैं। ऐसे ही ह्यूमन की जो संतति होती है वो ह्यूमन ही होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जनकों के लक्षणों का संततियों में संचरण तथा संततियों का अपने जनकों से समानता प्रदर्शित करना आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तथा वह प्रक्रिया जिसमें जनकों के लक्षण संतति में जाते हैं वो वंशागति कहलाती है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पे बात की गई है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हम हिंदी में कह देते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हमारा इसमें है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस को हम हिंदी में कह देते हैं वंशागति। ठीक है, वंशागति यानी वंश की गति। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई है कि वंशागति क्या है। देखिए, जनकों के लक्षणों का संततियों में संचरण तथा संततियों का अपने जनकों से समानता प्रदर्शित करना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक बेटा, वंशागति में हमारे पास एक टर्म आई है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता इंग्लिश में हम उसको कह देते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मीन्स पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का, पेरेंट्स के लक्षणों का या कैरेक्टर्स का किसमें जाना? नेक्स्ट प्रोजनी में जाना। नेक्स्ट प्रोजनी माने उनकी संतान में जाना। ठीक है, संतान में जाना। तो पेरेंट्स के लक्षणों का संतान में जाना, और ये जो संतान होती है ये अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देती है। ठीक है, कैट से किटन होगा, कैट का बेबी किटन है तो किटन कैट के जैसी होगी। ह्यूमन के केस में भी आप जानते हो कि हमारा फेस, हमारे लक्षण हमारे पेरेंट्स के समान होते हैं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें जनकों के लक्षण संतति में जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पेरेंट्स के लक्षणों का संतान में जाना, ये तो क्या है? आनुवंशिकता है। तथा वह प्रक्रिया, वो कौन सी क्रिया होती है? वह प्रक्रिया जिसमें जनकों के लक्षण संतति में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो कौन सी प्रक्रिया हुई है, कौन सी प्रोसेस हुई कि पेरेंट्स के लक्षण संतान में चले गए हैं? कोई ना कोई प्रोसेस हुई होगी, उसको हम कह देते हैं इनहेरिटेंस। उसको हम क्या कह देते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ठीक है, वह प्रक्रिया इनहेरिटेंस या वंशागति कहलाती है।
ठीक है। तो पहली चीज़ हम जेनेटिक्स में या आनुवंशिकी में क्या पढ़ेंगे? वंशागति। ठीक है, वंशागति क्या है? आनुवंशिकता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये आनुवंशिकी है, ये आनुवंशिकता है। इसको जेनेटिक्स कहते हैं, इसको हेरिडिटी कहते हैं, और ये इनहेरिटेंस है, वंशागति। तो वंशागति क्या है? आनुवंशिकता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, पेरेंट्स के लक्षणों का संतति में जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सिंबॉलिक लिख देते हैं, जैसे हम पेरेंट्स को लिख देते हैं पी फॉर पेरेंट्स, और संतान यानी फर्स्ट जनरेशन, तो हम इसे F1 लिख देते हैं, पहली जनरेशन। दूसरा, जेनेटिक्स में हम स्टडी, एक तो हमने इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है, ठीक है, कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, क्यों कोई भी बच्चा अपने माता पिता के समान दिखाई देता है, कॉज क्या है इसका। दूसरा, हम इसमें पढ़ेंगे विभिन्नता। विभिन्नता, या इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशंस क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि हम सब क्या है? होमोसेपियंस है। हम सब क्या है? होमोसेपियंस है। ठीक है, या पहले हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि एक ही पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं समान, सपोज। ठीक है, तो क्या वो 4 बच्चे या वो जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, वो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, और अगर हम चचेरे भाई बहनों की तुलना करें, आपके चाचा के बच्चे और आप अपने चाचा के बच्चों से अपनी तुलना करें, तो ये विभिन्नता थोड़ा और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये विभिन्नता क्यों आ जाती है? जबकि एक पेरेंट्स के बच्चे क्या है, उन्हीं पेरेंट्स माता पिता सेम है, लेकिन 4 बच्चों में अंतर है, उनकी शक्ल में अंतर है। इसी प्रकार जो ह्यूमन रेस है, मानव नस्ल है, वो सब एक ही प्रजाति होमोसेपियन से बनी है। हम सब किससे बने हैं? हमारी एक ही प्रजाति है, होमो सेपियंस। ठीक, लेकिन आप जानते हो कि होमो सेपियंस होने के बावजूद भी हमारे में अलग अलग क्या है? अलग अलग जातियाँ हैं, जैसे मंगोलियन है, मंगोलियन, नीग्रो जाति, ठीक है, काकेशियन है, ठीक है, अलग अलग जाति हैं। जैसे आप देखो, अफ्रीकन लोग अलग प्रकार के होते हैं, यूरोप के लोगों की आप अगर उनके फेस कट को देखेंगे वो अलग होते हैं, और आप एशिया के लोगों को देखेंगे तो वो अलग होते हैं। तो ये विभिन्नताएं कहाँ से आती हैं? ये विभिन्नताएं वातावरण से आती हैं। ठीक है, वातावरण के कई कारक यहाँ पे काम करते हैं। तो इन विभिन्नताओं का भी अध्ययन कहाँ करते हैं? आनुवंशिकी में करते हैं। तो आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस आनुवंशिकी में 2 चीज़ें पढ़नी है। अब जेनेटिक्स को समझाने से पहले मैं आपको इसमें एक चीज़, वन थिंग यू शुड बी क्लियर, कि जो जेनेटिक्स है उसको हमने 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पहले हमने पढ़ना है मेंडेलियन आनुवंशिकी। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ना है? मेंडेलियन आनुवंशिकी, जो पुरानी है, क्या है? ओल्ड है। ठीक है, सबसे पहले मेंडल ने इसको स्टार्ट किया था, मेंडल का ध्यान इस ओर गया था। उसके बाद जो आज नया हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं आनुवंशिकी के आणविक आधार। मॉडर्न में हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो पहले हम
मेंडेलियन आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उनकी बताई हुई काफ़ी चीज़ें आज भी लागू होती हैं, बशर्ते इसमें कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्यों है, वो समय के साथ नई नई खोजें होती गई और वो पता चलता है। तो हम इसको थोड़ा बुक से डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें बेटा आनुवंशिकी जो है वो जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें मेंडल और उनके कार्यों के बारे में जानना है। तो मेंडल ने ही इस दिशा में थोड़ा काम स्टार्ट किया था कि कैसे पेरेंट्स के लक्षण संतान में जाते हैं। तो आनुवंशिकी का ज्ञान हमें ऑस्ट्रेलियन पादरी ग्रेगर मेंडल द्वारा मटर के पौधों में किए गए प्रयोग के आधार पर दिया गया। तो मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? मटर पे किया था प्रयोग, और अपने प्रयोग उन्होंने 1856 में स्टार्ट किया था और 7 साल तक इन्होंने इसमें प्रयोग किया, 1856 से 1863 तक मटर के पौधे पे, ठीक है। आज ग्रेगर मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में दिया है, आपको पढ़ना है। इनका जन्म 1822 में एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा ब्रूनो में हुई थी और मेंडल ने ऑस्ट्रिया के वियना यूनिवर्सिटी में विज्ञान व गणित का अध्ययन किया। फिर से ब्रूनो लौट आए और वहाँ 1884 में अपनी मृत्यु होने से पहले तक उन्होंने काम किया। उन्होंने मटर पर लगभग 7 वर्ष तक प्रजनन और वंशागति संबंधी शोध किया, यानी 7 सालों तक वो मटर में जनन कराते गए, ठीक है। मटर के पौधों में वो प्रजनन कराते गए और उनका शोध कार्य एक गुमनाम से छोटे मोटे शोध पत्र में 1866 में प्रकाशित हुआ तथा शोध का स्तर और उनके विचार उनके समय से कहीं आगे थे। देखिए, इन्होंने जो भी रिसर्च करी वो बहुत एक पत्रिका जिसका कोई पता नहीं था लोगों को, 1866 में उसमें पब्लिश हुआ और उसमें जो शोध का स्तर और उनके विचार बहुत आगे थे तो लोग उसे समझ नहीं पाए। उनका महान जो ये काम था ये 1900 तक उपेक्षित रहा, यानी किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। 1900 में 3 सुविख्यात जीव विज्ञानी थे, डी ब्रिज, कोरेंस और सेरमार्क, ठीक है। ये आपको याद रखने के नाम, डी ब्रिज, कोरेंस और सेरमार्क ने पादप संकर पर उनके कार्यों करते हुए स्वतंत्र रूप से उन्हीं निष्कर्षों पर इन्होंने भी फिर काम किया। जब 1900 में इन्होंने काम किया तो ये उसी निष्कर्ष पे पहुँचे जो 34 साल पहले कौन पहुँच चुके थे? मेंडल जिस निष्कर्ष पे पहुँच चुके थे। इन खोजों को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहा जाता है, यानी जो वर्क मेंडल ने किया वही कार्य इन तीनों वैज्ञानिकों साइंटिस्टों ने किया और इन्हीं साइंटिस्टों के कारण हम कहेंगे मेंडल के कार्य को प्रसिद्धि मिली है, वरना मेंडल का कार्य कोई देख नहीं रहा था, उपेक्षित था। तो आप समझिए कि एक किसान परिवार में जन्मे जो कि एक पादरी रहे, ठीक है। उन्होंने जो है इतनी गहन सोच उन्होंने विकसित कर ली थी। अपने गार्डन में उन्होंने मटर के पौधे लगाए और वो गुपचुप तरीके से, या उनका इंटरेस्ट था कि उन्होंने उन पौधों की जो है उन पौधों में जो है स्वपरागण पर परागण कराते थे और जो परागण करने के बाद जो बीज बने उन बीजों को फिर उगाया, फिर देखा कैसे पौधे बन रहे हैं, फिर उनमें परागण कराया, फिर तीसरी पीढ़ी में देखा कैसे पौधे बन रहे हैं। इस प्रकार 7 साल तक ये काम करते गए। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मटर के पौधे को ही क्यों चुना, पाइसम सेटाइवियम को? क्योंकि देखो बेटा, किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूप इसमें उपलब्ध थे। इसमें 2 प्रकार के बीज के रंग थे, पौधे की हाइट 2 प्रकार थी, तो वैकल्प उपलब्ध थे हमारे पास यहाँ पर, जिससे हमें पता चलता कि अगली पीढ़ी में कौन सा विकल्प आए। जैसे देखिए, बीज के आकार के 2 विकल्प थे, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। रंग 2 प्रकार के थे मटर के, पीली मटर, हरी मटर। फूल का रंग 2 प्रकार का था, बैंगनी और सफ़ेद। बैंगनी फूल वाले मटर, सफ़ेद फूल वाले मटर अपने अपने गार्डन में देखे होंगे, आप अपने खेतों में ये देखे होंगे। फली का आकार फूली हुई, सिकुड़ी हुई। फली का रंग हरा, पीला। फूल की स्थिति, फूल आगे है, अक्षीय है या कक्ष में है,
ठीक है। तो अंत्य कहते हैं कक्षीय पुष्प को। और तने की ऊंचाई, तना लंबा है या छोटा, इस प्रकार से ये विकल्प थे। और विकल्प भी क्या थे, विभिन्न प्रकार के विकल्प थे, तो जिससे हम अगली पीढ़ी में इनका विश्लेषण कर सकते थे कि कौन सा लक्षण आया, इसलिए मटर के पौधे को इन्होंने चुना। दूसरा, मटर का पौधा 1 साल में ही उग जाता आसानी से, ज़्यादा उसको रुकना नहीं पड़ता था। मटर सामान्यतः स्वपरागित पौधा है, इसमें स्वनिषेचन होता है, ठीक है। और परागण होने तक इनके दलपत्र जनन अंगों को पूर्णतः ढके होते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें स्वपरागण होता है मटर के पौधों में। तो मटर के पुष्पों में आसानी से परपरागण, स्वपरागण ना हुआ हो तो उसमें हम आसानी से परपरागण करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, क्योंकि ये जो देखिए, हम नहीं चाहते इसमें स्वपरागण हो, ठीक है, होता है इसमें स्वपरागण है, पर अगर हम नहीं चाहते हैं, हम परपरागण करना चाहते हैं, तो वो भी बड़ा आसान है। वो कैसे कराते हैं, इमैस्कुलेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नर जनन अंग को हटा देना। तो इमैस्कुलेशन करा के हम नर पार्ट को हटा करके और अपने इच्छा के फ्लावर के नर भाग के परागण उसमें डाल सकते हैं। तो ये अच्छा इसलिए है कि इसके जो बाह्य दलपुंज या दलपुंज है वो पुष्प को ढके होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप देख रहे हैं मटर का प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होना उसके पीढ़ी दर पीढ़ी समान लक्षण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। स्वपरागण होने से क्या होते हैं कि उसके जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी सेम लक्षण चलते हैं, तो हमें शुद्ध रूप में मटर मिल सकता है। यानी स्वपरागण होने से क्या है कि उसमें कोई बाहर का लक्षण नहीं आया है, ठीक है। स्वपरागण होने से हमें 2 फायदा है, एक तो हमें शुद्ध रूप वाला पौधा मिलेगा और दूसरा हम इसमें परपरागण भी आसानी से करा सकते हैं। शुद्ध रूप वाला मतलब उसमें जो लक्षण है तो वही लक्षण उसमें अगली पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी में आते रहे होंगे, क्योंकि उसमें परपरागण नहीं होता है। परपरागण होने से क्या होता है, किसी दूसरे फूल के मटर के किसी दूसरे मटर के लक्षण उसमें आ जाएं, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता। तो हमें शुद्ध पौधा इसका मिल जाता है, हमें शुद्ध पौधा चाहिए। अगला इसमें है कि संकरण से मिले संकर पूर्णतः फर्टाइल होते हैं तथा एक पौधे में अनेक बीज मिलने के कारण परिणामों का विश्लेषण प्रामाणिक व आसान होता है, ठीक है। तो इसमें निषेचन के बाद जो भी बीज हमें मिलेंगे वो सबके सब उर्वरक होंगे, यानी उनसे अगला पौधा बनेगा। प्लस आप जानते हो मटर के एक फली में बहुत सारे बीज होते हैं, तो उससे हमें क्या है, ज़्यादा बीज होने से हमारा जो भी रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा प्रामाणिक होगा। तो ये सब कारण थे मटर के पौधे को चुनने का। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, कल मैं आपको इससे आगे के बारे में पढ़ाऊंगी।